नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, किसान आंदोलन की, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के बाहरी रिंग रोड पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर के मंगलवार को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। ऐसे में अब अगली बैठक बुधवार को दोबारा से तय की गई है। इसके पहले भी इस मसले को लेकर के सोमवार को कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की थी। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली में प्रवेश किसे देना है और किसे नहीं देना है, यह तय करना पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से ही दिल्ली पुलिस किसान नेताओं के साथ लगातार संपर्क कर ट्रैक्टर परेड को रोकने की कवायद में गंभीरता से जुटी हुई है, लेकिन किसान दिल्ली पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के मसले पर 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया है, वो भी किसानों से उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी। बातचीत हुई, उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। राजी हुए क्या? मतलब वो क्या नहीं, अभी सोचेंगे। नेक्स्ट डे अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को कहा है। और कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म ही अपना परेड ट्रैक्टर्स का करना है। बड़ी गिनती में ट्रैक्टर जो आ रहे हैं लाखों में, और इससे जो हमारा ऐसा ये भी हमने कहा कि हमने आज तक जो फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, ऑलवेज पीसफुल रहते हुए किए हैं। सर, आप लोगों का रोड प्लान कुछ मांगे? रोड प्लान अभी हम तय करेंगे, 1-8 दिन में हम तय करेंगे, क्योंकि 6 बॉर्डर से लोग बैठे हैं, वो 6 बॉर्डर को ही हमारे वहाँ आना है। सर, पुलिस आपसे क्या चाहती थी? पुलिस का क्या प्रपोजल था इस परेड को लेकर? क्या पुलिस चाहती है कि परेड ना निकले या वो बोलते नहीं, परेड निकले वाली बात उनकी बिल्कुल नहीं थी। परेड निकलनी चाहिए, लेकिन वो बोलते थे कि रिंग रोड में बहुत सारी समस्या है। सर, आपने क्या बोला उनको? बस इतना, रिंग रोड के बहुत सारी समस्या हैं, लोग आएंगे, कोई एम्बुलेंस को निकलना होगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ये चीज। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। दिल्ली में किसानों के बीच, किसान आंदोलन के बीच वो मौजूद हैं और शिवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज जी, जो बैठक चल रही है लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से, अभी तक इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि ट्रैक्टर परेड की जाए, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस इजाजत नहीं देती तो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। नहीं, दिल्ली पुलिस तो हमें जो है दिल्ली में अंदर आंदोलन करने की भी अनुमति नहीं दे रही है जी। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा था जी कि हमें रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर जाने की अनुमति दी जाए जी। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है हमें। और दूसरा ये है कि कल फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय किसान लोक शक्ति के जो सुप्रीम एडवोकेट है जी एपीसी जी। वो पैरवी कर रहे हैं हमारी तरफ से। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश होता है, कल भी सुनवाई है जी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता किसानों से इतनी जो केंद्र सरकार है इसको परेशानी क्या है, क्यों नहीं किसानों को अंदर जाने दे रही है जी। भाई? या तो किसानों की शर्त मान ले, हमारा एमएसपी को गारंटी कानून कर दे, किसान आयोग का गठन कर दे, इतना काम तो कर ही दे। कल वार्ता है, बिल्कुल इस बात का तो आश्वासन दे दे कि हम एमएसपी को गारंटी कानून करेंगे तुम्हारे को। क्या प्रॉब्लम है सरकार को एमएसपी गारंटी कानून करने में? बिल्कुल। विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। विनीत, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों इजाजत नहीं दी जा रही ट्रैक्टर परेड की? क्योंकि इससे पहले भी ट्रैक्टर परेड एक बार हो चुकी है, रिहर्सल 26 तारीख का यही बता करके रिहर्सल पहले किया गया था, और अब जब 26 जनवरी को जब परेड की जानी है तो उसके लिए उसे रोकने की कवायद में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर 26 तारीख की बात करें तो जिस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो जो आउटर रिंग रोड है उसके ऊपर जो परेड है वो निकालेंगे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ जो बैठक हुई है उसमें सीधे तौर पर इसी बात का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आए हैं कि पहले यह आउटर रिंग रोड हुआ करता था, लेकिन अब यह आउटर रिंग रोड नहीं रहा, बल्कि यहां पर
आवाजाही जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर यहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो उतरेंगे तो फिर आम आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आएगी और इसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरह डाइवर्ट करना पड़ेगा, दूसरे रोड्स जो हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा और पहले ही दिल्ली जो है वो ट्रैफिक की मार झेल रही है। इसी वजह से पुलिस जो है वो चाहती थी कि जो ये ट्रैक्टर मार्च रैली है ये रैली सीधे तौर पर जो बाहरी दिल्ली है वहां पर करवाई जाए, क्योंकि पहले भी जो ट्रैक्टर मार्च हुआ था वो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जो है उसके ऊपर करवाया गया था, बाहरी दिल्ली का वो हिस्सा है। लेकिन अब जो ये ट्रैक्टर परेड करवाई जा रही है ये दिल्ली के अंदर करवाई जाएगी। इसी वजह से पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करना चाहती थी, लेकिन नेगोशिएशन से किसानों ने सीधे तौर पर इंकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि किसी तरह के किंतु परंतु की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस व्यवस्थाएं करे, हम अगर आप हमें परमिशन देते हैं तब भी ठीक है, नहीं परमिशन देते तब भी हम ये परेड मार्च जो है वो निकाल के रहेंगे। इसकी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर कर दी गई हैं। किसान जत्थेबंदियों की तरफ से बड़ी संख्या में खुद के वॉलंटियर जो हैं वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं और वॉलंटियर इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल इस दौरान वहां से निकलता है, जिस तरह से अगर एम्बुलेंस की बात करें या अन्य इमरजेंसी व्हीकलों की बात करें, तो वो वहां पर रुकता हुआ नजर ना आए, उसको तुरंत वहां से निकलने दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था खुद किसान जो हैं वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक उनकी ये ट्रैक्टर मार्च परेड रहेगी, इसमें किसी भी तरह का उपद्रव जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हुल्लड़बाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसानों के जो कह सकते हैं ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर तिरंगा झंडा लगा होगा और तिरंगे की भी गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं किसानों की तरफ से की गई हैं। हालांकि इस मसले पर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होने वाली है। कल इस मसले पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है, जिसके बाद पूरा रोड मैप बनाया जाएगा और रोड मैप के बाद ही ये ट्रैक्टर परेड जो है इसको अनुमति दी जाएगी, ताकि ये ट्रैक्टर परेड बिना किसी आवाजाही को प्रभावित करके दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है उस पर आसानी से निकाली जा सके। जी शिवराज जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के साथ किसानों की बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने भी अब किसानों को पेश होना है 21 तारीख को, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस और यूपी की पुलिस भी लगातार इस मसले को लेकर के आपसे बातचीत कर रही है कि ट्रैक्टर परेड ना निकाली जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जी, उसके तो लिए हमने कानूनी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से आपत्ति दर्ज करा दी है, क्योंकि कमेटी जो है निर्विवादित नहीं है, विवादित कमेटी है। जी, पहले ही इस अध्यादेश का समर्थन कर चुकी है। भूपिंदर मान इस कमेटी से इस्तीफा दे चुके हैं और मैं तो कह रहा हूं तीनों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इन पे जितने भी आंदोलनकारी संगठन है जब उंगली उठा रहे हैं, कोई भी पंच है उसको पक्ष नहीं होना चाहिए, पंच निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप चोर को कोतवाल बना दोगे या कातिल को हाकिम बना दोगे तो न्याय की उम्मीद नहीं रहती। तो जितने भी आंदोलनकारी संगठन है उनको इस कमेटी से न्याय की उम्मीद नहीं है और कोई भी संगठन इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ है जी। और फिर हमने आपत्ति दर्ज करा दी है। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए दोबारा से। जी, और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार ये मांग की जा रही है, ये अपील की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया जाए, ना निकाला जाए 26 जनवरी के दिन कम से कम, क्योंकि उस दिन त्योहार मनाया जाना है, राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाना है। तो ऐसे में लगातार क्योंकि बातचीत चल रही है, पिछले 2 दिन से लगातार बातचीत चल रही है, कल फिर से बातचीत होगी, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या इजाजत देगी दिल्ली पुलिस? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी, देश का अन्नदाता भी तो इनसे इजाजत मांग रहा है, वो भी तो हाथ जोड़ के कह रहा है। ये देश के अन्नदाता की बात क्यों नहीं सुनते हैं? ना दिल्ली पुलिस सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है। ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि अन्नदाता की बात सुनने में इन्हें परेशानी हो रही है? हमने सरकार को बनाया है, बनाने वाला बड़ा होता है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता अदालत के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार सब छोटे पड़ जाते हैं। तो जनता अदालत की बात ये क्यों नहीं सुन पा रहे? और सरकार अगर फेलियर साबित होती है तो इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा देश में। बिल्कुल विनीत, कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस या फिर केंद्र सरकार के साथ बैठकें चली रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। जो कमेटी बनाई गई उसकी तरफ से भी अब तारीख जो है वो निर्धारित कर दी गई कि किस तारीख को किसानों से बात करेंगे, लेकिन लगातार बैठकें जरूर चल रही हैं, किसी भी मामले पर कोई भी निष्कर्ष जो है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
किसी भी मोर्चे पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो 21 तारीख की सबसे पहले अगर हम बैठक की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के मेंबर जो हैं औपचारिक तौर पर 21 तारीख को बैठक करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि ये मेंबर जो हैं ये सीधे तौर पर किसानों को भी बैठक करने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन किसानों के रुख की बात करें, स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो कमेटी है ये पहले ही किसानों के हक की बात कर चुके हैं। इस कमेटी के कुछ मेंबर हैं, उनके आर्टिकल जो अखबारों में कहीं ना कहीं छपे हैं उसमें सीधे तौर पर वो इन किसान जो कानून हैं इनकी हिमायत करते नजर आ रहे थे, इनको किफायती बताते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ये किस तरह से निष्पक्ष भाव से कोई रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। इसी वजह से किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, अपना पक्ष जो है कमेटी के सामने नहीं रखेंगे। दूसरा बड़ा मसला है कि जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ कहीं ना कहीं मीटिंगें हो रही हैं, उस मीटिंग में क्यों कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो इसका असल कारण यही है कि केंद्र अपने रुख में किसी तरह का बदलाव करने को तैयार नहीं है। केंद्र यह कहता है कि आप संशोधन करवा लीजिए इन कानूनों में, लेकिन हम कानून रद्द नहीं करेंगे। तो जब संशोधन की बात आती है, पहले तो संशोधन जो है वो किसान मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें एक कानून के अंदर जो संशोधन किया गया था जिसमें जो भी व्यापारी है, जो भी कंपनी है, वो जितना मर्जी स्टॉक अपने पास कर सकती है, तो ये एक नया संशोधन किया था। तो जब किसानों ने कहा कि आप इस संशोधन को कैंसिल करने के लिए क्या तैयार हो पाएंगे, इस पर केंद्रीय मंत्री ने चुप्पी साध ली। यानी केंद्र कहीं पर भी अपना हाथ जो है वो किसानों को पकड़ाने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ये बैठकें जो हैं ये सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगर वाकई में केंद्र कोई भी पैंतरेबाजी छोड़कर असल में संजीदगी में किसानों की समस्या को हल करने की कोशिश करती है तो फिर इस समस्या का हल निकलता हुआ नजर आएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तीव्र भी होता नजर आएगा। लगातार किसानों की भी मौत होती नजर आ रही है और आज अब से कुछ देर पहले टीकरी बॉर्डर के ऊपर मैं मौजूद था, वहां पर भी रोहतक के जय भगवान राणा नामक के किसान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उस किसान को तुरंत दिल्ली के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। इससे पहले 125 के आसपास किसानों की मौत हो चुकी है। यानी इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार किसानों के मसले पर संजीदा होने की बजाय तिकड़मबाजी पर उतरी हुई है और यही तिकड़मबाजी है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले का हल नहीं निकलने दे रही। जी शिवराज जी, क्योंकि और बाकी मसले एक तरफ, चाहे कानून की बात की जाए, क्योंकि सरकार से लगातार बातचीत चल रही है कानून के मसले पर, सरकार मान नहीं रही तो किसान भी अड़े हुए, आंदोलन लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच में यहां पर कहीं ना कहीं एक गंभीर स्थिति ये देखने को मिल रही है कि कुछ किसान आत्मदाह कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या किसान नेताओं की तरफ से कोई अपील नहीं की जा रही है इन किसानों से कि इस तरीके की घटना को, इस तरीके की वारदात को कोई भी अंजाम ना दे, अपनी जान कम से कम ना गंवाए? नहीं, हमने तो जितने भी अपने संगठन पे बुजुर्ग और बच्चे हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, सबको घर भेज दिया है जी। और कोई ऐसी घटना जो भारतीय किसान लोक शक्ति के संवैधानिक तरीके से, मौलिक अधिकार के तरीके से जितना भी धरना चल रहा है उस पर कोई ऐसी घटना हुई भी नहीं है आज तक। जहां हम दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे बैठे हुए हैं, आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। जी। अगर कोई बीमार होता है तो तुरंत अस्पताल भिजवाया जाता है या उसे उसके घर भिजवाया जाता है। लेकिन जो भी नेतृत्व है और देश का किसान है, मैं भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कोई आत्महत्या ना करे। लेकिन देश की सरकार क्यों इतनी गूंगी बहरी बनी हुई है, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार को इतना कितना बड़ा अहंकार हो गया जो जनता की अदालत की बात नहीं सुनता है। जी। कई बार किसानों को खालिस्तानी बता दिया जाता है, आतंकवादी बता दिया जाता है, उग्रवादी बता दिया जाता है। सवाल अब ये भी है, चीन पाकिस्तान की फंडिंग बता दी जाती है। शिवराज जी, जिस तरीके से आंदोलन अपने चरम पर है, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, जान भी जा रही है, लेकिन इस बीच अब ये भी देखने को मिल रहा है कि किसान नेताओं में आपसी विवाद भी सामने आ रहा है। नहीं, कोई विवाद नहीं है किसानों में जी। भले ही सुलझा लिया गया हो, भले ही ये कह दिया गया हो कि गुरनाम चढ़ूनी को एक बार फिर से कमेटी में शामिल कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों किसान नेताओं के बीच में, कक्का और चढ़ूनी, जो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, उनमें सामंजस्य बैठेगा इतना आसान नहीं होता सर। ऐसा कौन सा घर है जिसमें विवाद नहीं होता? सरकार के मंत्रियों में विवाद नहीं होता या सरकार में अंदरूनी गृह कलेश नहीं होता। कई बार मंत्रियों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, विधायक सांसदों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, घर परिवार होता है उसमें हो जाता है। लेकिन अब आज की तारीख में तो कोई विवाद है ही नहीं। भाई, चढ़ूनी जी को किसी कांग्रेस के सांसद से अगर बात करता हुआ देख लिया और उन्होंने उसकी सफाई दे दी
तो वह बात खत्म हो गई, वहां विवाद खत्म हो गया। जी जी क्योंकि ये जो आंदोलन है संपूर्ण रूप से अराजनीतिक है। जी किसी भी कांग्रेस की, सपा की, आम आदमी की भागीदारी इसमें नहीं है। बिल्कुल। विनीत कुछ कहना चाह रहे हैं, विनीत। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये जो विवाद का मसला था, इस विवाद के मसले पर एक और नया मोड़ आता हुआ नजर आया है, क्योंकि इस मसले पर अब से कुछ देर पहले एक और जो संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि शिव कुमार कक्काजी जो हैं वो आज समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। समिति ने उनको तलब किया था और आज वो समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए, जहां पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा गुरनाम सिंह चडूनी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी वो टिप्पणी जो है वो अनुचित है। यह एहसास करते हुए उन्होंने गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ अपने सभी जो आरोप हैं उनको वापस ले लिया है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो समिति थी उन्होंने जो ये उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसको जो उन्होंने वापस लिया, माफीनामा भी कह सकते हैं, स्पष्टीकरण भी कहते हैं, इस स्पष्टीकरण को समिति ने स्वीकार कर लिया है और इस मसले को यहीं पर खत्म करने का फैसला लिया है कि यह मसला जो है यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब जो कक्का के आरोप थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं। गुरनाम सिंह चडूनी का जो निष्कासन हुआ था उसको कल ही वापस ले लिया गया था, क्योंकि लेकिन जब सवाल यहाँ गुरनाम पर सिंह विनीत चडूनी ये है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि चडूनी ने भी कक्का को कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंट बता दिया था। अब वो क्या माफी मांगेंगे शिवराज जी? नहीं, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। जब परिवार में कोई विवाद ही नहीं है तो एक दूसरे से माफी मांगने की जरूरत क्या है? बताने को तो कोई किसी को कुछ ही बता रहा है, लेकिन किसी की पूर्व लाइफ है जी, पहले कौन किस में रहा, हर आदमी। अरे भाई, कांग्रेस वाले भाजपा में चले गए, बसपा वाले छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, या बीजेपी वालों कांग्रेस में चले गए, ये तो अदला बदली होती रहती है। क्या कोई आरएसएस का है तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है सदा आरएसएस का ही रहेगा या राजनीतिक नहीं रह सकता है जी, या पहले कोई कांग्रेस में था अब किसान यूनियन में आ गया है बिल्कुल। तो वो राजनीतिक नहीं हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में रोज इधर से उधर अदला बदली होती है, तो होता रहता है। बिल्कुल लेकिन विनीत, आज क्योंकि की जिस समय तरीके में से किसान नेताओं के बीच वार पलटवार देखने को मिला था उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे दो धुर विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस तरह की एक वक्त में इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आई थी, लेकिन किसान नेताओं ने इस आंदोलन की संजीदगी को समझते हुए अंदरूनी लेवल पर ही इस मसले को हल करने की जो कवायद शुरू की थी वो सिरे चढ़ती नजर आई कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद इस मसले को यहीं पर खत्म कर दिया गया और यहां पर यह बात की गई कि आंदोलन जो है वो सर्वोपरि है और इस आंदोलन के बीच में इस तरह की घटनाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो हैं आंदोलन को कमजोर कर सकती हैं, किसानों का मनोबल जो है वो गिरा सकती हैं। और अब जो प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है उसमें यही नसीहत दी गई है किसान नेताओं को कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर रहें और केवल अपना जो टारगेट है, जो हमने सेट किया हुआ टारगेट है कि खेती कानूनों को रद्द करवाना है, केवल उसी को फोकस करें। केंद्र पर दबाव किस ढंग से बनाना है उसकी रणनीति को फोकस करें, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके इस मसले को उलझाने की कोशिश करें। यहां पर स्पष्ट पूर्ण तौर पर कर दिया गया और कहीं ना कहीं आज जो स्वरूप भी देखने को मिला, सभी नेता एक मंच पर एकत्रित हुए, सभी नेता एक साथ एकजुट होते हुए नजर आए और एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आए। अब कल जो बैठकों का दौर होगा उसमें देखने वाली बात रहेगी किस तरह की छवि वहां पर प्रस्तुत की जाती है, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलता है। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का संघर्ष आगे बढ़ रहा है और उसको लेकर के जो ट्रैक्टर परेड की जो रणनीति बनाई गई है उस पर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां पर एक तरफ देश में गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन गरीबों के राशन को खाए बैठे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने लाखों का राशन घोटाला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार 80 लाख रुपए का राशन घोटाला सामने आया, जिसमें 12 राशन की दुकानों से लगभग 51,000 गरीब परिवारों का राशन बरामद किया गया है। आरोप है कि कुछ नेताओं के संरक्षण में इन राशन माफियाओं ने यह बड़ा घोटाला किया है। इस मामले में इंदौर के फूड कंट्रोलर आरसी मीणा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार राशन माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और आरोपियों के खिलाफ भी रासुका लगाए जाने की बात भी सामने आ रही है।
बेसिक जो आधार रहता है कि पीओएस मशीन में कितना राशन आया है पर्टिकुलर एक पीरियड में, इसमें जांच की अवधि हम लोगों ने अप्रैल से लेकर के अभी दिसंबर तक रखी थी। उस पीरियड में कितना राशन आया है और कितना राशन बांटा है उसमें पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा करके, जो बायोमेट्रिक पद्धति से होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन चिन्हित 12 दफे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिला है। और जब उसकी जांच हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को जो भी नाम थे उसमें, जो संचालक लोग थे, उस नाम के साथ साथ एक भरत दवे नाम का एक नाम आया सामने कि जो सेल्समैन के जो बयान लिए गए कि साहब हम लोग तो नाम के हैं यहाँ पर और भरत दवे हैं, वही पूरा जो भी यहाँ का राशन की जो भी गड़बड़ी होती है और ये राशन को निकाल के ले जाना, इसको बेचना, इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फर्जी बिल बनते हैं, पूरा वही काम करते हैं। तो उसकी जब विस्तृत जांच की हम लोगों ने तो 12 गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है फूड कंट्रोलर के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ये भी खबरें सामने आ रही थी कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, जहां पिछले 1 साल से पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में अब लगातार जो है कई तरह के माफिया और ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला जहां लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सख्त आदेश दे रहे हैं कि लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर में 12 राशन दुकानों पर 51,000 गरीब परिवारों का 80 लाख से ज्यादा रुपए का राशन जब्त किया गया है। तो वहां पर अगर इन जो राशन माफिया थे, निश्चित तौर पर जो भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद कई गुड़े हैं, इनके खिलाफ अभी रासुका की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर अगर बात करें जो खाद्य अधिकारी थे आरसी मीणा, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही करीब 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जी गणेश, गरीबों का निवाला छीनने वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे मसले पर? देखिए, अभी गरीबों की तरफ से निवाला छीनने वालों की अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि हाल ही की आज की ही घटना है लगातार। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह को इसकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो गरीबों को बांटे जाने वाला राशन है वो अभी इन क्षेत्रों पे बहुत ही कम बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब काफी पहले से जो गरीब लोग थे जिन्हें राशन मिलना चाहिए वो लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे थे, जिस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने करीब 12 लोगों की एक टीम गठित की थी और अलग अलग जगहों पर टीम ने दबिश की, जहां करीब 12 राशन दुकानें ऐसी पाई गई जहां पर भारी मात्रा पे राशन जो है वहां पर पाया गया। और इस तरह से पूरा जो ये घटनाक्रम और ये माफिया क्रम उजागर हुआ है, ये पूरी तरह से घोटाला उजागर हुआ है। जिनका हक छीना गया उनकी तरफ से, उन गरीबों की तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और अब कहीं ना कहीं उन गरीबों में जिनको उनके हक का राशन नहीं मिल पाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली होगी? निश्चित तौर पर जिन लोगों ने देखिए लगातार शिकायतें की थी, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था और अब ये लगातार कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें निश्चित तौर पर एक राहत की सांस उन्होंने ली है। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक आत्मसम्मान की बात है कि लगातार उनकी शिकायतें, जो उनके द्वारा शिकायतें की जा रही थी, उस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने पहल लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा, एक तरह से कहें तो बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के इंदौर में उजागर हुआ है, जो कि गरीबों के हक का राशन था, उसे इन जो माफिया है, ये लगातार इन लोगों ने, इन माफियाओं के षड्यंत्र के तहत कहें या फिर किसी तरह से भी कहें, इन माफियाओं ने लगातार गरीबों का हक का निवाला जो है छीन रखा था। जी, इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जो राशन माफिया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में चल रहा था, तो ऐसे कौन से बड़े लोग हैं, कौन से बड़े राजनीतिक लोग हैं जिनके संरक्षण में ये काम चल रहा था, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए हितेंद्र, अभी लगातार जो है इस मामले पे, पूरे मामले की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार इस मामले को अब उठा रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर प्रहार कर रही है। वहीं पर कांग्रेस के अगर कई नेताओं की बात करें तो जो भरत दवे, श्याम दवे हैं, उनका लगातार एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्हें आरएसएस का पदाधिकारी भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो ये राशन माफिया है जिनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उनके तार जो है भाजपा के बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा में ई विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह कहा है कि हमने विधानसभा में ई विधानसभा बनाने का जो वायदा किया था, इसके लिए 2 कमेटी बनाई गई थी और एक मेरी अध्यक्षता में 10 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, दूसरी कमेटी विधानसभा सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई थी। विधानसभा
को ई विधानसभा बनाने के लिए 19 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें 60% संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से दिए जाएंगे और वहीं 40% हरियाणा सरकार वहन करेगी। स्पीकर ने यह भी बताया कि इस काम के लिए 1 हफ्ते में MOU करने जा रहे हैं और आगामी बजट सत्र के बाद जो भी सत्र आएगा उससे अगला जो भी सत्र होगा उस वक्त हरियाणा में ई विधानसभा होगी, लेकिन कुछ समय के लिए पेपर सहित विधानसभा भी पैरेलल जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इसकी ट्रेनिंग के लिए भी काम किया जाएगा। राज्यसभा में 29 जनवरी से ई राज्यसभा शुरू होगी, वहां जाकर के भी कमेटी विजिट करेगी ताकि वहां की वर्किंग देख सकें। और स्पीकर ने यह बताया कि ई विधानसभा के जरिए हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में काम चल रहा है, जरूरत पड़ी तो जहां ई विधानसभा है उन राज्यों में भी विजिट करेंगे। अधिवेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, शायद 29 जनवरी से। 29 जनवरी के पश्चात ये कमेटी जो है राज्यसभा भी विजिट करेगी, क्योंकि वहाँ पर ई जो है विधान जो है वो वहाँ पर लागू हो चुका है। वहाँ पर इसी के माध्यम से, ई विधान के माध्यम से ही जो वर्किंग है वो शुरू हो चुकी है। तो हम वहाँ जाकर के प्रैक्टिकली क्या क्या वहाँ पर अपने जो विधायक हैं उनको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं या प्रैक्टिकल किस तरीके से वहाँ उसकी वर्किंग होती है। और उसके पश्चात जब हिमाचल विधानसभा का सेशन भी होगा इसी बजट सेशन के अंदर, वहाँ पर भी ये हमारी कमेटी जो है वो जाकर के विधानसभा के अंदर किस प्रकार से वर्किंग रहती है, क्या सारे के सारे मेंबर्स इस ई विधान को फॉलो कर पाते हैं कि नहीं पाते, या कुछ डिफ़िकल्टीज जो मेंबर्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।